दोस्तों आज हम देखेंगे विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक, जो कि आपका दूसरा प्रश्न पत्र है, उसका लास्ट यूनिट यानी कि 7वां इकाई 7 के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। शिक्षक एवं अनुसंधान नाम है, शिक्षक एवं अनुसंधान। 12 नंबर का पेपर है दोस्तों आपका, ये 12 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होंगे। एक प्रश्न निबंधात्मक आने के चांसेस हैं और कुछ प्रश्न छोटे। निबंधात्मक दोस्तों यहाँ से एक 100% आएगा, या तो फिर आपको माध्य यानी कि दोस्तों मैथ का प्रश्न भी एक आ सकता है, माध्य का टॉपिक भी इसमें है। तो या तो आपके माध्य का प्रश्न आएगा या फिर वैज्ञानिक विधि या फिर प्रत्यक्ष विधि, इनके बारे में आपको पूछेगा। तो सबकी बात दोस्तों वीडियो में करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अनुसंधान से आशय। अनुसंधान या शोध उस प्रक्रिया को इंगित करता है जिसके द्वारा अनेक प्रकार के तथ्यों का संकलन किया जाता है और उनके विश्लेषण द्वारा व्यापक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसके लिए प्रश्न, जांच, गहन निरीक्षण, योजनाबद्ध अध्ययन और तत्परता युक्त स्वोद्देश्य सामान्यीकरण करने की प्रक्रियाएं सन्निहित होती है। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समस्या का विशिष्टीकरण अनिवार्य होता है। अतः हम कह सकते हैं कि अनुसंधान किसी विशेष क्षेत्र विशेष से संबंधित समस्या का सर्वांगीण विश्लेषण है। अनुसंधान के अंतर्गत प्राय 3 कार्य आते हैं। पहला है किसी नए सत्य की खोज करना, दूसरा है पुराने स्थापित सत्यों की पुनः खोज कर उनका सत्यापन करना, और तीसरी यहाँ पे है तत्वों में निहित नए संबंधों को स्पष्ट करना। निष्कर्षतः अनुसंधान नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित प्रयास है जिसके फलस्वरूप प्रत्यय से संबंधित प्रवृत्तियों के पारस्परिक संबंधों का स्पष्टीकरण होता है। अब आगे हम देखेंगे, अतः अनुसंधान नए प्रश्नों को जन्म देता है या पुराने प्रश्नों को पुनः निर्मित करता है। अनुसंधान के प्रकार, पहला है मूलभूत या शुद्ध अनुसंधान, दूसरा है व्यवहत अध्ययन अनुसंधान। पहला हम यहाँ देखेंगे मूलभूत अनुसंधान या फिर शुद्ध अनुसंधान। तो जिन अनुसंधानों के द्वारा वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन हो वे सभी अनुसंधान इस वर्ग में आते हैं। शुद्ध अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता पद्धतों को अपने निष्कर्षों से संबंधित करता है। इसमें तथ्यों के एकीकरण पर बल दिया जाता है, व्यवहारिक पक्ष पर नहीं। दूसरा है व्यवहत अध्ययन। इस वर्ग में वे अनुसंधान आते हैं जो इन समस्याओं से संबंधित होते हैं जिनका हल निकालना आवश्यक हो। इसके भी 203 पार्ट हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान, दूसरा है वर्णनात्मक अनुसंधान, तीसरा है प्रयोगात्मक अनुसंधान। अगर इनके बारे में भी दोस्तों निबंधात्मक प्रश्न आता है तो आप इनमें आराम से लिख सकते हो कि ऐतिहासिक तो कौन सा होगा, पुराने टाइम के जो अनुसंधान है, वर्णनात्मक जिनका वर्णन करना जरूरी है, और प्रयोगात्मक जो प्रयोग के द्वारा समझ में आते हैं। तो ऐसे आप इनमें लिख सकते हो। आगे है क्रियानुसंधान। तो क्रियानुसंधान शब्द क्रिया और अनुसंधान शब्दों का योग है जिसका अर्थ है कार्य करते हुए अनुसंधान करना। और आगे है जब शिक्षकगण अपनी शिक्षण प्रक्रिया, संस्था प्रधान अपनी संस्था के प्रशासनिक, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक प्रवृत्तियों, शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उपनिदेशक आदि पर्यवेक्षण और प्रशासन संबंधी कार्य स्थितियों में विधिवत तरीके से उपयुक्त परिवर्तन व संशोधन करने की दृष्टि से समस्याओं का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करते हैं, उनके निराकरण में प्रयोगात्मक उपाय खोजते हैं, इन उपायों को निरपेक्ष भाव से जांचते हैं। आगे है क्रियानुसंधान के लक्षण। तो पहला लक्षण है क्रियानुसंधान शिक्षा के वास्तविक क्षेत्र में कार्य करते हुए करते हैं। दूसरा है इसमें निष्कर्षों की तात्कालिक प्रयुक्ति पर ध्यान केंद्रित रहता है, न कि किसी सिद्धांत पर। तीसरे है इसमें वास्तविक अनुभूत समस्या पर आग्रह रहता है जो यही अभी है और विशेष परिस्थिति में विद्यमान हो। चौथा है इनका उद्देश्य विद्यालय पद्धति में विज्ञान सम्मत सुधार लाना तथा सुधार लाने वालों का भी सुधार करना है। पांचवा लक्षण है क्रियानुसंधान के लिए प्रजातांत्रिक वातावरण होना आवश्यक है, यह एक सहकारी प्रक्रिया है। क्रियानुसंधान का महत्व भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो क्रियानुसंधान का महत्व प्रतिपादित करने वाला पहला और उल्लेखनीय घटक है
हमारे देश की प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली। इससे शिक्षा के सार्वजनिकरण का महत्व बढ़ा है और शिक्षा को सार्वजनिक बनाने के लिए विद्यालयों का व्यापक स्तर पर संचालन हुआ। क्रियानुसंधान वह प्रभावी प्रक्रिया है जिसके विद्यालयों की प्रवृत्तियों में विज्ञान सम्मत सुधार लाना तथा स्थानीय समस्याओं का तात्कालिक समाधान ढूंढना संभव होता है। आगे है इसमें, क्रियानुसंधान के माध्यम से बड़ी समस्या में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों को अपनी समस्याएं विज्ञान सम्मत तरीकों से हल करने की दृष्टि से अनुसंधान कार्य से जोड़ा जा सकता है। क्रियानुसंधान के माध्यम से यह कार्य बड़ी कुशलता से व सरलता से हो सकता है। किसी समस्या को विश्लेषित करने तथा उसका समाधान करने का कार्य वे व्यक्ति ही भली भांति कर सकते हैं जो स्वयं उस समस्या में जी रहे हैं, जिन्हें स्वयं सुई की चुभन महसूस होती है। सही बात है दोस्तों, खुद पर बीतती है तभी आदमी को समझ में आता है। किसी समस्या को विश्लेषण और उसका समाधान करने का जो कार्य है वो व्यक्ति भली भांति तब ही कर सकता है जब समस्या खुद पर आ रही है या स्वयं जो है वह सुई की नोक पर चुभन महसूस होती है। क्रियानुसंधान की प्रक्रिया से शिक्षक, पर्यवेक्षक, प्रशासक आदि जो स्वयं समस्या में जीते हैं उनका विज्ञान सम्मत समाधान ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। अगला टॉपिक है क्रियानुसंधान की कार्य पद्धति के सोपान। तो किसी प्रक्रिया और परिवर्तन का तथ्यात्मक प्रमाणों के आधार पर विज्ञान सम्मत विशद अध्ययन अथवा समस्या का समाधान अनुसंधान द्वारा किया जाता है तथा अनुसंधान के संपादन में वैज्ञानिक विधि काम में लाई जाती है। यहाँ पहला सोपान है समस्या की पहचान, दूसरा है समस्या का विशिष्टीकरण, तीसरा सोपान है समस्या के कारणों का विश्लेषण और चौथा सोपान है क्रियात्मक प्राकल्पना का निर्माण और पांचवा सोपान हम यहाँ देखते हैं क्रियात्मक प्राकल्पना के परीक्षण हेतु कार्य योजना का निर्माण। छठा सोपान है क्रियात्मक प्राकल्पना को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करना। सातवां सोपान है यदि पहली क्रियात्मक प्राकल्पना को अस्वीकृत किया गया है तो दूसरी क्रियात्मक प्राकल्पना का परीक्षण। आठवां सोपान है प्रतिवेदन लेखन, फीडबैक जिसे हम कहते हैं। अब हम देखेंगे वैज्ञानिक विधि या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी हम इसे कह सकते हैं। तो प्राचीन काल में बहुत सी बातें केवल इसलिए मान ली जाती थी क्योंकि वे किसी व्यक्ति विशेष अथवा धर्म विशेष द्वारा प्रतिपादित थी, परंतु आज विज्ञान ऐसा समूह है जो उन बातों पर निर्भर है जिनका प्रत्यक्ष ज्ञान सभी व्यक्तियों को उनकी आँख, नाक, कान आदि ज्ञानेंद्रियों द्वारा हो सकता है। मतलब दोस्तों पुराने ज़माने में क्या होता था कि विशेष तथ्य या फिर किसी लोगों द्वारा कही हुई बातों को ही इम्पोर्टेंस दिया जाता था, कही हुई बातों को मान लिया जाता था। परंतु प्रेजेंट टाइम में दोस्तों वैज्ञानिकों ने ऐसा माहौल बन चुका है, विज्ञान का ज़माना आ चुका है कि आँख, नाक और कान आदि ज्ञानेंद्रियों द्वारा जिनका प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है, जो प्रत्यक्ष हम उसे देख सकते हैं, प्रत्यक्ष उसे महसूस कर सकते हैं, उन्हीं तथ्यों को हम सच्चाई मानते हैं। आगे है वैज्ञानिक खोज की नई प्रणाली केवल प्रत्यक्ष तथ्यों का पर निर्भर है जिसमें धारणाओं की पुष्टि प्रत्यक्ष तथ्यों से होती है। शिक्षक को इस दृष्टिकोण को वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं। अगला है यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के तत्व कौन कौन से हैं। तो पहला है जिज्ञासा, दूसरा अंधविश्वासों से मुक्ति, तीसरा है उदार मनोवृत्ति, चौथा है समस्याओं का क्रमबद्ध अध्ययन, पांचवा हम यहाँ देखेंगे श्रेय, धैर्य और छठा है ईमानदारी, सातवां है सत्य के प्रति आस्था। अब दोस्तों यहाँ पर एक इस यूनिट में गणित का भी एक टॉपिक है, सांख्यिकी जिसे कहते हैं, और यहाँ पर हमें माध्य भी देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं उसे सांख्यिकी क्या होता है। सांख्यिकी आंकड़ों के रूप में संख्यात्मक विवरणों के वे तथ्य हैं जिनका विश्लेषण अथवा निर्वचन किया जाता है, और सांख्यिकी विज्ञान के रूप में वह विषय है जिसके अंतर्गत किसी अनुसंधान क्षेत्र में संख्यात्मक आंकड़ों का संग्रहण, प्रस्तुति, विश्लेषण और निर्वाचन के सिद्धांतों तथा विधियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें आगे है दोस्तों प्रत्यक्ष विधि। इस विधि का उपयोग सामान्यतः आंकड़ों की संख्या कम होने पर किया जाता है।
इसमें प्राप्त आंकड़ों का योग कर उनमें कुल पदों की संख्या का भाग देकर समांतर माध्य की गणना करते हैं। m इज इक्वल टू समेशन m बट्टे n। आगे है उदाहरण के तौर पर हम यहाँ समझेंगे। उदाहरण आप देखेंगे तो सारा कुछ फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से फॉर्मूला काम में लेना है। तो उदाहरण देखिए दोस्तों, 10 विद्यार्थियों द्वारा सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंक 23, 25, 28, 27, 25, 18, 20, 30, 12 तथा 22 है। 10 विद्यार्थियों ने सामाजिक विज्ञान में अंक प्राप्त किए हैं। प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो n क्या है? 10 विद्यार्थी हैं और सूत्रानुसार कैपिटल M इज इक्वल टू समेशन स्मॉल m बट्टे n, है ना। तो n क्या है? 10 है, ये n 10 है और यहाँ पे क्या लिखना है? जो 10 संख्याएं सारी हैं इनको जोड़ के समेशन कर देना है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे सारे को जोड़ दिया और बट्टे में 10 का भाग दे दिया और 230 आ गया और बट्टे में 10, तो भाग देते ही क्या आ गया? 23 आ गया। तो अतः सामाजिक विज्ञान में प्राप्तांकों का समांतर जो माध्य है वो 23 है। अब इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों जिसकी मैं बात कर रहा था वो आ चुका है। कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा गणित विषय में प्राप्त अंकों को निम्नांकित सारणी में दिया गया है। प्राप्त अंकों का समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। DLED दोस्तों 2016 में आया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार आने के पूरे इस क्वेश्चन के चांसेस बन रहे हैं। तो प्राप्तांक के वर्ग हैं और विद्यार्थियों की संख्या है और इसका जो आंसर दोस्तों हम देखेंगे, ये तो क्या है? प्राप्तांकों के वर्ग और ये है हमारा f मान लेते हैं इसको। तो यहाँ आप देख रहे होंगे प्राप्तांक वर्ग है, यहाँ f इसको मान लिया है और प्राप्तांक वर्ग के मध्य स्थान m को चूज करने के लिए दोस्तों इनका बीच का हिस्सा लेंगे। दोनों के बीच में कौन सी संख्या है उसको m बना देंगे, स्मॉल m, और यहाँ है mf यानी कि m को और f को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप सारणी पूरी कर लेंगे। तो n का जो टोटल है, टोटल वर्ग में 30 हैं, जोड़ इनका योग, और इनका जो समेशन mf है 540, यानी कि इनका सबका जो सारा योग है वो 540 हो रहा है। तो सिंपली आपको 540 में 30 का भाग दे देना है और 18 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से करना है। और अगला प्रश्न हम यहाँ देखें, 17वां प्रश्न, कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा विज्ञान विषय में प्राप्त अंकों को निम्नांकित सारणी में दिया गया है। प्राप्त अंकों का समांतर माध्य ज्ञात करो। DLED 16 में दोस्तों ये प्रश्न भी आया हुआ है और इसका जो आंसर हम देखेंगे दोस्तों, देखो प्राप्तांक का वर्ग है, सेम प्रोसेस इसमें भी करनी है, इसको f मान लेंगे और सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे। m ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? जो ये वर्ग है इनके बीच की संख्या को पुटअप करेंगे। 1 और 3 के बीच में है 2 तो 2 लिख देंगे, 3 और 5 के बीच में है 4 तो 4 लिख देंगे। इस प्रकार से सारी संख्या लिखते हुए चलेंगे और f को जोड़ n इज इक्वल टू 30 आ गया है। और यहाँ हम बात करें mf कैसे निकालना है? f को और m को दोनों को मल्टीप्लाई करना है और mf आ जाएगा और समेशन mf इनका सबका योग आ जाएगा। और लास्ट में आपको समांतर माध्य का फॉर्मूला लगा करके 96/15 करते ही भाग दे देंगे 6.4। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो बस दोस्तों यार आज की वीडियो में बस इतना ही। सेकंड पेपर अपना बस यहीं पे ख़त्म होता है। जल्द अपन तीसरे पेपर के साथ मिलते हैं और तब तक दोस्तों वीडियोज़ को आप रिपीट पर देखते रहें और चैनल को दोस्तों लाइक से सब्सक्राइब आपको ज़रूर से कर लेना है और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करना है। तो ठीक है दोस्तों, जल्द मिलते हैं अगले यूनिट के साथ। और इनकी PDF जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से PDF इनकी डाउनलोड कर सकते हैं।